वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में बना था इंडिया में। और सबसे मेन जो रूल है ये इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे पहले की बात कर लेते हैं कि जो इंडिया था अपना पोस्ट इंडिपेंडेंट प्री इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कौटिल्य का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइज़र भी थे और उनके गुरु भी थे। उन्होंने इस फील्ड में कुछ रूल्स बनाए थे और उसके बाद हमारे इंडिया में कुछ राजा महाराजा जो नवाब थे उन्होंने भी कुछ काम किया था। ये इसकी हिस्ट्री हो गई। आज इंडिया में बहुत सारे इस तरीके के कानून हैं जिनके थ्रू वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब चूँकि लॉ या प्रोटेक्शन के जो एक्ट हैं उनका संबंध किससे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हम पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लें यहाँ पे कि क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक ऐसी रूलिंग का जो लिखित स्टेटमेंट्स जिन्हें बुक की फॉर्म में जिन्हें हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो जब बना था 26 नवंबर 1950 को, ठीक है, जो हम रिपब्लिक हुए थे, तो उस टाइम उसमें जो शेड्यूल थे वो 8 थे और उनके जो पार्ट थे वो 22 थे, मतलब 22 पार्ट थे, 8 बुक थे। आज जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहुंचा है उसमें शेड्यूल का नंबर हो गया है 12, मतलब 12, और पार्ट्स हो गए 25। ठीक है, उन जो शेड्यूल्स हैं उन्हें हम चैप्टर भी कहते हैं और वो चैप्टर्स जो हैं वो डिवाइड हैं पार्ट्स में और पार्ट्स डिवाइड हैं आर्टिकल। तो गाइज आपको आगे जब हम बात करेंगे कि इस आर्टिकल के थ्रू ये लॉ बना है तो आपको समझना चाहिए कि आर्टिकल जो है वो 4th पोजीशन या 3rd पोजीशन पे आते हैं। पहले चैप्टर्स या शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड पार्ट्स डिवाइडेड फाइनली इनटू आर्टिकल्स। ठीक है, उन आर्टिकल के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं उन पे बेस्ड बहुत सारे लॉ इंडिया में फंक्शन करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, मगर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ है वो अपना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 252 के प्रोविज़न के तहत बना है। 252 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके तहत इस लॉ को बनाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट हैं या शेड्यूल्स हैं या जो चैप्टर्स हैं उसमें जो पार्ट्स हैं उनकी हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टर्म्स हैं। जैसे बोलते हैं कि पार्ट्स जो हमारा 4 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक जो गाइडलाइंस है उन्हें हम बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोलें तो इसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब इसमें कुछ आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि कौन से संविधान के कौन से पार्ट में? 4 पार्ट में। और इसका एक आर्टिकल है जिसका नाम होता है आर्टिकल 48A। ठीक है, अब टोटल हम बता दें कि इसमें कहाँ से पार्ट जो 4 है इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं। देखिए, पार्ट 4 में आपके आर्टिकल आते हैं 36 से 51। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नहीं है ये। अब इसमें जैसे पार्ट हम 3 की बात कर लें तो इसमें बहुत ही अहम चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आती है जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और पार्ट 4 में हमारा आता है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में केवल एक बात आपको ध्यान रखना है कि इस वाले पार्ट में जो कि संविधान का चौथे वाले भाग में रखे गए हैं, इसका एक आर्टिकल है 48A। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बात करी गई है जिसमें एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात की गई। तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि 48A जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात और अपने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात कही गई है। और ये जो 48 है ये किस पार्ट में है? पार्ट 4 का एक जो का टर्म है डीपीएसपी, उसके अंतर्गत ये आर्टिकल आता है 48A। बस इतना ध्यान रखना है आपको। 48 का संबंध किससे? एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से, इतना ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके आगे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, इसके आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जिसे 4A बोला गया, मतलब पार्ट 4 है उसका एक सब पार्ट है जिसे 4A बोला गया है। उसमें कुछ जो गाइडलाइंस हैं उन्हें हम बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा, 4A के बाद जो 4 पहले था 4 डीपीएसपी आया था, उसमें एक आर्टिकल केवल 48A। उसके बाद 4A आया, 4A में रखे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, इनका नंबर स्टार्टिंग में 10 था, 10 था, मगर आज जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नंबर है वो आपका 11 है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कुछ नंबर बढ़ाया जाता है तो हम बोलते हैं संशोधन, इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कि राइट टू प्रोटेक्शन। ठीक है, कि जो हर 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना। ठीक है, इस तरीके से इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का नंबर हो जाता है 11। शुरू में कितनी थी? ये 10 थी। ठीक है,
अच्छा, इसका एक आर्टिकल है और इनका जो नंबर है इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, कई सारे इसमें आर्टिकल हैं मगर हमें केवल एक ध्यान रखना है, आर्टिकल 51A, ठीक है। ये बात करता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव पेशेंस टू लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। देखिए दो बात है, 48A आपका पहुंच गया DPSP से, उसके बाद 51A या 51A ये आपका पहुंच गया फंडामेंटल ड्यूटी से। इनमें बात करी गई है आपके एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रख लें आप लोग, बिफोर जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उससे पहले की हम बात कर रहे हैं। एक जो लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, कुछ ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कुछ ऐसे मतलब वर्क होते हैं जो केवल डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट देखती है और कुछ आपकी यूनियन गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। तो उस लिस्ट एक में कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें भी डायरेक्टली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के इंक्लूजन की बात करी गई है, इनकी प्रोटेक्शन की बात कही गई है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी मतलब मेंशन है। इनके अब मेंशन है तो इसका मतलब है कि इनकी प्रोडक्शन की बात करी गई, जिसे डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकता है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी आते हैं, ठीक है। तीन जब बात हो गई, अब चौथी बात हम बात करते हैं, बल्कि चौथी बात नहीं, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका एक आर्टिकल है 252 252, ठीक है। उसके अंतर्गत उसके प्रोविज़न के अंतर्गत इंडिया में 1972, ठीक है, अगस्त में एक लॉ बनाया गया था जो सितंबर में जाके इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 252 252 हिंदी में बोल सकते हैं। उस आर्टिकल के प्रोविज़न के थ्रू एक लॉ बनाया गया। लॉ का मतलब बाद में वो पास हो गया तो एक्ट बन गया, जिसे हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ या एक्ट है इंडिया में जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और बहुत सारे इसके सब डिवीजन हैं, जिसमें देखेंगे कि एक ओवरऑल जो कंजर्वेशन का वर्क है इंडिया में उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। इसका जो मेन एम था वो क्या था? इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड इसके डेरिवेटिव जो पार्ट्स हैं उनकी जो इलीगल ट्रेडिंग हो रही है उन्हें कैसे करके रेगुलेट किया जाए, उन्हें कंट्रोल किया जाए, इसका मेन एम जो था वो ये था, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ऑलरेडी जब लॉ थे और नवाब और कौटिल्य ने इतना काम किया था, देखिए, और उन नवाब के और कौटिल्य के बाद बहुत सारे स्टेट लेवल के लॉ इंडिया में ऑलरेडी फंक्शन थे, फिर भी हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखें कि जो हमारा गवर्नमेंट था, ठीक है, उनके पास रूल थे, जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल का मेंशन करेंगे यहाँ पे, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था जो कि 1972 का था, ठीक है, 1927 में। इसके बाद बॉम्बे वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1951 भी था, एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट था, राइनोसरास रिजर्वेशन एक्ट था और गेम्स एक्ट थे, ठीक है। ये ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, उसके बाद हमने ये क्यों बनाया? इसकी वजह क्या थी कि इसमें से कोई भी रूल जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करते। बहुत सारे इसके लूप होल थे कि लोग मतलब पोचिंग, ट्रेडिंग एंड इलीगल जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन था वो कर रहे थे, मगर उन पर कोई जो कह रहे थे हिंदी में कड़ी कार्रवाई या कुछ उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इसका रिजल्ट हो रहा था कि कंटिन्यूसली हमारी जो प्रोडक्टिव वाइल्ड लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी थी या जो प्रोडक्शन था वो हल्के हल्के कहीं ना कहीं उसमें लूप होल की वजह से वो डिक्रीज हो रहा था। लोग अपना काम कर रहे थे, जिन्हें पोचिंग करना पोचिंग कर रहे थे, जिन्हें डिस्टर्ब करना हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे थे। मतलब एक पूरी तरीके से स्ट्रेस था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड में। जो एनिमल्स थे उनके लिए, जो प्लांट थे उनका कंटिन्यूसली जो था डिग्रेडेशन हो रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जो था हमने इस लॉ को इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट ने अगस्त 1972 में 1972 में इस लॉ को मतलब पास किया और इस सितंबर में जाकर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इस लॉ की हम एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि इस लॉ में क्या क्या चीज़ रखा गया है। देखिए, एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है ये, इसमें 6 शेड्यूल्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं और 66 सेक्शंस हैं, ठीक है। इस लॉ में इतना कुछ है और इसमें कुछ संशोधन भी हुए। 1972 बहुत बड़ा टाइम हो गया, आज 2020 में हम बात करें तो इसमें 3 बार मतलब चेंजिंग हुई है। देखिए, 1980 में 1980 में पहली बार इसे थोड़ा चेंज किया गया था, फिर 1991 में चेंज किया गया था और लास्ट इसका जो चेंजिंग हुई है वो 2003 में इसकी लास्ट इसमें चेंजिंग करी गई थी, ठीक है। और इसका अपने आप में क्या है, इसमें 6 शेड्यूल्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं और 66 सेक्शंस हैं। और सबसे जो अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो शेड्यूल से आता है। जो इसके 6 शेड्यूल्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स
और कुछ प्लांट के कल्टीवेशन के बात करी गई कि उन प्लांट को कल्टीवेट नहीं करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं वो इन शेड्यूल्स में किस एनिमल को प्रोटेक्शन दिया गया है और किस शेड्यूल्स के एनिमल को मारने पे किस तरीके का गवर्नमेंट प्रोविजन है। प्रोविजन का मतलब किस तरीके की सजा होगी, किस तरीके का मॉनिटरी हम पे वो लगेगा, जुर्माना जैसे बोल रहे हैं हिंदी में। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा एनिमल किस शेड्यूल में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पूछे जाने का जो अगर आप बात करें तो यहाँ से बात कर सकते हैं किस शेड्यूल में किस एनिमल को रखा गया है। ठीक है, देख सकते हैं हमने जो आपको बात बताई थी। और एक अपने आप अम्ब्रेला एक्ट, अम्ब्रेला का मतलब इसके अंदर बहुत छोटे छोटे एक्ट, मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोविजंस हैं। ठीक है, आर्टिकल 252 के तहत ये पास किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली इस एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या बात करी गई थी, ट्रेडिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल की, उनके वेरियस स्पीसीज या उनके वेरियस पार्ट की, किलिंग और इलीगल पोचिंग की। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम देखना इलीगल पोचिंग, किलिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड उनके पार्ट्स की बात की गई थी। स्पेसिफिकली हम बात बोले तो शुरू में ये जो ला था स्पेसिफिकली एनिमल्स की बात कर रहा था, प्लांट का इसमें कोई भी मेंशनिंग नहीं थी। बाद में इसमें एक नया शेड्यूल ऐड किया गया 6, पहले शेड्यूल 5 थे, आज 6 शेड्यूल हैं, 7 चैप्टर्स हैं, 66 सेक्शंस हैं। मतलब शुरू में जब आ रहा था इसमें केवल 5 शेड्यूल थे, बाद में 6 शेड्यूल ऐड करने के बाद इसमें कुछ प्लांट को ऐड किया गया। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये ध्यान रखना कि प्लांट को यहाँ पे कंजर्वेशन की बात नहीं करी गई है, प्रोडक्शन की बात नहीं करी गई। यहाँ पे कुछ प्लांट की नेम्स हैं जिनके बारे में बात कही गई है कि इन प्लांट को इंडिया में कोई भी फार्मर्स या कोई भी बिजनेसमैन इन्हें कल्टिवेट नहीं करेगा। कल्टिवेट क्यों नहीं करेगा, उसके कुछ बहुत ही ड्रास्टिक कंसिक्वेंसेस हैं इन्वायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए। उन्हें कंजर्व नहीं करना, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करना है, मतलब प्रोटेक्शन की बात ही नहीं करी, उन्हें आप यहाँ पे कल्टिवेट ही नहीं करना। उनका कल्टिवेट उन्हें ग्रो करना ही आपके लिए एक इलीगल वर्क है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये पूरी तरीके से जो लॉ था एनिमल्स के लिए था, फना के लिए नहीं था, फ्लोरा के लिए नहीं था, फना के लिए था। बट आज इसमें 80% पार्ट इसके जो प्रोविजंस हैं वो फॉर एनिमल्स के लिए। और एक इसका लास्ट जो शेड्यूल है शेड्यूल 6, उसमें कुछ प्लांट के ग्रो ना करने की बात करी गई, मतलब उन्हें प्रोडक्शन की बात नहीं करी, उन्हें कल्टीवेट ना करने की बात करी गई कि अगर इन्हें कोई कल्टीवेट कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स, उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से प्लांट हैं और उन्हें क्यों कल्टीवेट करना अच्छा नहीं माना जाता है, गवर्नमेंट उन्हें रोकने के प्रयास क्यों करती है कि इन्हें कोई कल्टीवेट ना करे। ठीक है, अब हम इस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन में बात करें तो प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनका प्रोडक्शन और मैनेजमेंट इस लॉ के अंतर्गत किया जाता है। और रेगुलेटिंग एंड हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड, देखिए अभी प्लांट का नाम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और बर्ड के हंटिंग को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब देखिए रोक तो रहा है, रोकने के साथ ये कुछ लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है कि उन लाइसेंस वाले जो शिकारी होते हैं, जो पोइचर्स होते हैं, वो तो कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक एनिमल का ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं सबका करें। ठीक है, तो रेगुलेटिंग, प्रिवेंटिंग नहीं है, रेगुलेट करना कि भाई सही क्या है, किसे मार सकते हो किसे नहीं मार सकते हो। ठीक है, थर्ड है इस लॉ के अंतर्गत एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। यहाँ पे भी देखिए कि इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, सेंचुरी की इस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई, नेशनल पार्क की इस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई, टाइगर रिजर्व के इस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई। बट इसमें एक टर्म होता है बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसके इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करी गई है। क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो रेगुलेशन होता है वो यूनेस्को का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है MAV, जिसका मतलब होता है मैंड एंड बायोस्फीयर। ठीक है, ये प्रोग्राम 1972 में बना था और ये प्रोग्राम इंडिया में वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व्स होते हैं उनके प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व और बहुत सारे जो सोसाइटी कंजर्वेशन रिजर्व वो तो सब बनेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, मगर बायोस्फीयर रिजर्व्स का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन मतलब उसकी मैनेजमेंट, उसकी प्रोटेक्शन की बात नहीं करता है ये डायरेक्ट वे में। उसके बाद रेगुलेट करता है इलीगल ट्रेडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, किसके थ्रू करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मेरा लेक्चर होगा कल, साइट्स। ठीक है, एक साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इलीगल ट्रेडिंग जो होती है वाइल्ड एनिमल्स उनके डिफरेंट पार्ट्स को रेगुलेट कर देखिए यहाँ भी बात रेगुलेशन की करी गई। रेगुलेशन का मतलब होता है कि हम किसे करने दें, कौन सी चीज़ों की ट्रेडिंग पॉसिबल है और किन चीज़ों की ट्रेडिंग नहीं करनी है, रेगुलेट करना। ठीक है, और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इस फील्ड में काम करता है जिसका जो एक टर्म होता है ट्रैफिक, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना है आपको। ये दोनों का काम, साइट्स और ट्रैफिक का काम एक ही है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान रखें, इस लॉ के तहत जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो अंडमान निकोबार हमारा जो एक यूनियन टेरिटरी है
और वहाँ पे कुछ शेड्यूल ट्राइब्स, कुछ ट्राइबल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनका काम मेन हंटिंग होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनके प्रोडक्शन ऑफ हंटिंग राइट को ये प्रोटेक्ट करता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी निगेटिव बात है। मतलब आप सोचेंगे सबको तो रोकता है, रेगुलेट करता है, बट यहाँ पे क्या करता है, जो हमारे ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार में, जिनके नाम मैं बताना चाहता हूँ एक बार, सेंटिनलीज हैं, निकोबारीज हैं, ग्रेट अंडमानीज हैं, जो सबसे बड़े ग्रुप है ग्रेट अंडमानीज, जरावा है, ओंज है और सोमपेन है। ये 6 ट्राइबल ग्रुप्स हमारे उस यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। इनकी प्रोडक्शन राइट को वो कंट्रोल करता है। मतलब इन्हें, मतलब कि ये प्रोडक्शन करेंगे, मतलब ये लोग अपना शिकार करते रहेंगे, इन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब प्रोडक्शन ऑफ हंटिंग राइट ऑफ एसटीज इन अंडमान एंड निकोबार्स। कौन से वो एसटीज हैं हमारे, ये बता दिए 6। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि इसमें से जो निकोबारीज हैं उन्हें एक ग्रुप है कॉन्स्टिट्यूशन में रख के अकॉर्डिंग, जिन्हें बोलते हैं पीबीटी, जिसका मतलब होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। उसमें इन्हें निकोबारीज को नहीं रखा गया। बाकी जो 5 हैं जैसे कि सोमपेन, ओंग, सेंटिनलीज, ग्रेट अंडमानीज एंड जरावा, वो आपकी पीबीटीजी में आते हैं, मगर निकोबारीज को पीबीटीजी में नहीं रखा। कहने का मतलब इन्हें एक स्पेशल प्रोडक्शन प्रोवाइड करा गया कि इनकी नंबर जो है, कुछ लोग ही हैं 10-15 नंबर से, किसी का 20 नंबर है, किसी का 40 नंबर है, उन्हें प्रोडक्शन प्रोवाइड किया गया अंडर द पीबीटीजी रूलिंग के तहत। बट उसमें निकोबारी नहीं, क्योंकि निकोबारी का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इनके हंटिंग राइट का मतलब ये वो भी करता है। अब उसके बाद हम बोलते हैं नेक्स्ट इसका पॉइंट डिस्कस करने का है, टू स्पेशली प्रोटेक्ट एनिमल्स दैट कैन बी हंटेड लाइक डक, डीर। जैसे जो कुछ एनिमल का नाम बता रहा हूँ, डक और डीर, इनके मतलब आप इनकी हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट कैसे कर, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हंटिंग करने चल दिए, आपको एक लाइसेंस इशू करा जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरफ से, और वो लाइसेंस आपका रिन्यूएबल भी कराना पड़ेगा। जैसे कि 2020 में था, 2021 में भी आप लाइसेंस अगर रिन्यूएबल करा सकते हैं तो कुछ पार्टिकुलर एनिमल का आप शिकार कर सकते हैं, उनकी पोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी दूसरे एनिमल कर लिया जिसमें मेंशन नहीं है आपके लाइसेंस में कि इन चीज़ों का शिकार कर सकते हैं, तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रोविज़न भी इसी लॉ के अंतर्गत किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कौन इशू करता है, किस रूल के अकॉर्डिंग लाइसेंस इशू किए जाते हैं, तो वो आपका WP है, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि ये जो रूलिंग है ये बताती है कि जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड्स हैं वाइल्ड लाइफ, जो वार्डन नियुक्त करे जाते हैं, जो पोस्टिंग होती हैं, वो भी इस रूल के अंतर्गत होती हैं। ये ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद साइट्स जो ऑर्गेनाइजर हमने बताया कि जो इलीगल ट्रेडिंग को रेगुलेट करता है एनिमल्स के पार्ट्स और पूरे एनिमल्स को, तो उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है साइट को। साइट जो था 1976 में बना था, उसे सपोर्ट करता है। और ये मैप जो हमारा बताया ना, यूनेस्को जो बायोस्फीयर रिजर्व को कंट्रोल करता है डायरेक्टली, उसे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, मगर इसका कोई रोल सपोर्ट करने तक है, जो कोई डायरेक्टली उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में तो करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी करता है, सोसाइटी कंजर्वेशन रिजर्व में भी करता है, ठीक है। बट बायोस्फीयर रिजर्व में इसका डायरेक्टली रोल नहीं है, मैप को केवल सपोर्ट करता है बाहर से। इसके बाद हम बात करें तो एक लास्ट है, टू प्रोवाइड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ सम वाइल्ड स्पीसीज बाय प्रोवाइडिंग लाइसेंस फॉर। इसी तरीके से जैसे पोचिंग के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से कुछ पार्टिकुलर एनिमल्स और उनके पार्ट्स के लिए ट्रेडिंग के लिए भी लाइसेंस इशू करने का काम इसी एक्ट के तहत किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लाइसेंस मिलता है शिकार करने का, लाइसेंस करता है वाइल्ड एनिमल्स के पार्ट की मार्केटिंग करने का, उनका बिजनेस करने का, वो भी इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे अहम पार्ट पे आते हैं कि जो शेड्यूल्स हैं, ठीक है, आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल्स जो हैं उन पे हम बात कर सकते हैं कि वो कितने हैं। उनका नंबर हमने बताया था 6 शेड्यूल्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस रूल का। देखिए एक जनरल समरी में मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। पहले एक जनरलाइज कर लें। शेड्यूल 1 में जैसे इंक्लूड 41 रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 2 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन एंड 8 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, इन एनिमल को रखा गया है। उसके बाद शेड्यूल 2 में जो है वो कुछ एनिमल्स विच एंजॉय स्पेशल गेम स्टेटस, ठीक है। शेड्यूल 2 में स्पेशल गेम स्टेटस के कुछ एनिमल रखे हुए। और इसके बाद 3rd और 4th को हमने साथ लिया है। इसमें कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें प्रोटेक्शन तो मिला है, बट अगर उन्हें हम किल कर दें, कोई आदमी उन्हें मार देता है शिकारी, तो उस पर पेनल्टीज जो है वो थोड़ी लोअर है एज़ कम्पेयर टू 1st एंड 2nd के कंपेयर में। ध्यान रखना है। 4th और जो हमारे 3rd और 4th में जो एनिमल आते हैं उन्हें अगर आपने किल कर दिया, देखिए उन्हें रोका तो है गवर्नमेंट ने, सिलेक्ट उन्हें प्रोटेक्शन तो मिला है, मगर आपने किल कर दिया तो एज पहले वाली शेड्यूल में, पहले वाले शेड्यूल में जो एनिमल्स हैं दूसरे वाले में, उनके कंपेयर में यहाँ पे आपको पेनल्टीज कम लगेगी। उसके बाद जो 5th में है, शेड्यूल 5th में एक स्पेशल कैटेगरी आती है एनिमल की, जिन्हें हम बोलते हैं बर्मेन,
ठीक है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं सोसाइटी लेवल पे हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को, उन्हें आप किल कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल 6 में एक ऐसा शेड्यूल है इस एक्ट का जिसमें केवल प्लांट की बात करी गई, मगर प्लांट की कंजर्वेशन की बात नहीं करी गई। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कुछ स्पेसिफिक एंडेमिक प्लांट हैं जिनकी कल्टीवेशन और उनकी प्लांटिंग को रोका गया है कि आप इनकी प्लांटिंग और उनका कल्टीवेशन नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से शेड्यूल को आप हम देख लें। अब मैं दूसरी तरीके से आपको शेड्यूल बताता हूँ कि आपको कैसे करके पढ़ना है। ठीक है, इस सीरीज़ को भी देख ले, छोड़ दें, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। देखिए, जनरलाइज वे में शेड्यूल 1 से 4 तक अगर हम बात करें तो इसमें जो भी एनिमल आते हैं 1 से 4 तक, ठीक है, उनकी इलीगल ट्रेडिंग, हंटिंग, किलिंग, पोचिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपने करी तो बैरिंग डिग्री मतलब डिफरेंट कैटेगरी के आपको इन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ है इन एनिमल को। इसलिए आपको किसी तरीके के 4 पार्ट बात बोलेंगे, ट्रेड, हंटिंग, किलिंग एंड पोचिंग आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब शेड्यूल फिर से हम बात करें 1 से 4 तक जनरलाइज्ड रहे। अब शेड्यूल 2 जो है वो डिवाइडेड 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक पार्ट इसका 1 और दूसरा पार्ट कहलाएगा सेकंड पार्ट। आप देखते हैं इसे फिर से, देखिए शेड्यूल 1 कंप्लीटली और पार्ट 2 आप शेड्यूल 2 का, इनमें जो एनिमल रखे गए हैं उन्हें सबसे हाई लेवल की प्रोडक्शन प्रोवाइड की गई अगर आपने इन एनिमल को किल किया जो शेड्यूल 1 में आते हैं और पार्ट 2 आप दिस शेड्यूल 2 में आते हैं। हैविंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विच हैव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, किसी भी हालत में आप उन्हें किल नहीं कर सकते, किसी भी हालत में उनका आप शिकार नहीं कर सकते, बिकॉज दीज एनिमल्स जो हैं ब्रांड हैं किसके, इंडियन वाइल्ड लाइफ के। सो इफ़ एनी वन किल देम आर हंट देयर हैबिटेट्स, उनके घर जो उनमें रहते हैं, गवर्नमेंट इम्पोज टू पे हाई लेवल ऑफ पेनल्टीज एट मॉनेटरी फंड, माइन आपको बहुत जुर्माना लगेगा, पैसे देना पड़ेंगे, एंड इम्प्रिजमेंट, और आपको सजा भी हो जाए, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इंडियन ब्रांड्स हैं एनिमल की इन शेड्यूल 1 कंप्लीटली एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 2। जैसे कि कुछ एनिमल के नाम इनने बताएं, शेड्यूल 1 के नाम बताएं। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, नाम दोनों की कैटेगरी, दोनों रूलिंग दोनों के लिए, मगर यहाँ पे जो मैं नाम बता रहा हूँ शेड्यूल 1 के हैं। देखिए, एशियाटिक लाइन, एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंगटिंग डॉल्फिन, राइनो एंड वाइल्ड, जो ऐसे इंडियन वाइल्ड है, ये एनिमल है शेड्यूल 1 में। इन्हें आपने कुछ भी अगर टच किया तो आपकी गवर्नमेंट आपके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, जैसे अब इसमें बताया। अब पार्ट 2 जो है शेड्यूल 2 का, उसमें कुछ एनिमल रखेंगे, जैसे आपने देखा मैंगूज, जिसे हम नोएला बोलते हैं हिंदी में, वीटल्स और हिमालयन ब्राउन बेयर। हमने इनके कुछ फिगर भी लगाए सेकंड वालों के, देखिए पार्ट 2 में ये। ठीक है, क्योंकि ब्राउन जो हिमालयन ब्राउन एयर है, इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स है। ठीक है, अब शेड्यूल पार्ट जो 1 है शेड्यूल 2 का, उसे पूरा कर लेते हैं जिससे कि शेड्यूल 2 कंप्लीट हो जाए हमारा। ठीक है, देखिए पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल, इसमें क्या है, एनिमल्स इंपॉर्टेंट बट देयर किलिंग इज हाईली प्रोहिबिटेड। देखिए इसमें भी एनिमल रखे हैं, उनकी किलिंग को हाईली प्रोहिबिटेड मतलब बहुत ज़्यादा मना किया गवर्नमेंट ने कि इसे नहीं मार सकते, एंड इम्पोजिंग ग्रेट पेनाल्टीज, आपके ऊपर पेनाल्टीज भी लगाई जाएंगी, बट इनका जो अमाउंट होगा, जो मतलब रूलिंग है, जेल जाना पड़ेगा। पता चला पहले वालों में 1 साल आपको मतलब जेल हो गई, इम्प्रिजमेंट मिला, दूसरे वाले में 6 महीने होगा। कहना पेनाल्टीज तो होंगी वो लेस होंगी देन शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल। मतलब ऊपर वाला जो 2 सेक्शन थे कि शेड्यूल 1 कंप्लीटली और पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 2 में जो एनिमल आ रहे हैं उन्हें अगर आपने किल करा तो आप पे जो मॉनेटरी फाइन है या फिर जो इम्प्रिजमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा। उसके कंपेयर में अगर आपने पार्ट 1 शेड्यूल 2 के पार्ट 1 में जो एनिमल्स आए हैं, जो हमने आपको बताया, उन्हें अगर आपने कुछ नुकसान पहुंचाया तो आपके ऊपर पेनाल्टीज जो है कम लगेगी। किससे कम लगेंगी, ऊपर वालों से जो शेड्यूल 1 में है और पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 2। ठीक है, क्यों ऐसा है, बिकॉज स्पीसीज हैविंग हेयर, हैविंग मतलब कि जो पार्ट 1 में हम जिसकी बात कर रहे हैं शेड्यूल 2 की, उसमें जो है वो उनके रिप्रोडक्टिव रेट जो है अच्छे हैं उनके, इसलिए उनका नंबर क्या है, इतना कम नहीं जिसे हम बोल सकते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज नहीं है। जैसे कि अब उसमें कौन कौन से एनिमल आ रहे हैं, देखिए बंगाल पोर्क्यूपाइन, इंडियन राइसिस मंकी एंड फ्लाइंग स्क्वायरल। ये कुछ एक चुनिंदा एनिमल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एनिमल जो है पार्ट 1 में है शेड्यूल 2 के। ठीक है, ध्यान रखना, जो बंगाल पोर्क्यूपाइन हुआ, ये राइसिस मंकी हुआ और ये फ्लाइंग स्क्वायरल हुआ। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। इनके एनिमल को हम कहते हैं बिग गेम एनिमल। ये भी ध्यान रखना, यही जो क्वेश्चन बनते हैं कि बिग गेम एनिमल किस में आते हैं, शेड्यूल 3 में। कौन से एनिमल होते हैं, अब पहले इनके बारे में बात कर लिए। प्रोविजन क्या इस्लाम में, इस शेड्यूल में जो एनिमल रखे हैं हैविंग प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं। ये भी देखो ना, शुरू में बताया था 1 से 4 तक प्रोटेक्टेड है, मगर उनके जो फाइन जो है, अगर आपने उन्हें किल किया है तो सीरीज वाइज आपकी पेनल्टी घटेंगी और बढ़ेंगी। इट
आल्सो हैविंग प्रोटेक्टेड एनिमल बट वेरी मिनिमल पेनाल्टीज एंड मिनिमल पनिशमेंट। अगर आपने इस एनिमल को किल कर दिया, थर्ड में जो आ रहा है, तो आपको मिनिमल पेनाल्टीज एंड मिनिमल पनिशमेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट साइड से। अब ये कौन से हैं? ये थ्रेटेंड एनिमल्स हैं। ये थ्रेटेंड एनिमल नहीं है इसलिए है, मगर फिर भी आप इसे मार नहीं सकते, थ्रेटेंड नहीं है तब भी नहीं मार सकते। कौन से एनिमल? देखिए, बार्किंग डियर, वाइल्ड पिग, चीतल, सांबर, नीलगाय। आइए बताएंगे। नीलगाय, देखिए यहाँ पे नीलगाय को नहीं मार सकते आप, और अगर आपने मारा तो आपको पेनल्टी लगेगी। मगर कुछ स्टेट में, अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, कि नीलगाय कुछ स्टेट में मारना गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, क्योंकि इसकी कैटेगरी चेंज करके उन्हें बर्मिन रख दिया, मतलब 5th में जो आएंगे, शेड्यूल 5th में। और बर्मिन ऐसे एनिमल होते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करके आप इन्हें किल कर सकते हो, ठीक है। मगर जनरल वे में नीलगाय को आप नहीं मार सकते। कुछ स्टेट में अलाउ करा गया, पूरे इंडिया में इस रूल ये नहीं है। तो यहाँ पर हम नीलगाय को पढ़ रहे हैं शेड्यूल 3rd में, ठीक है। इसे नीलगाय के बारे में थोड़ा देखिए हरियाणा स्टेट जो है वहाँ का स्टेट एनिमल भी है, और इसे ब्लू वुल भी कहा जाता है, और एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो है एंटीलोप है, जिसके सींग होते हैं। ध्यान रखना 3 बातें, हाइना एंड गोरल्स, ये आपके शेड्यूल 3rd में आते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल 4 में देखिए, मैंने बताया ना 1 से 4 तक प्रोटेक्शन है। 4 में देखते हैं, फ्लेमिंगोज, फिंचेस, किंगफिशर, ओल्स एंड सर्टेन एनिमल्स, जैसे जो पेलिकन, वाटर बर्ड्स होते हैं, वो सब इसमें रखे गए। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, आसाम माकाक्यू, ये आप देख रहे हैं बंदर कितना होता है, ये भी आपका शेड्यूल 4 में, ये ध्यान रखना है। ये आपके वाटर बर्ड्स हो गए, और ये आपका हो गया नीलगाय, ठीक है। ये 3rd के एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे कुछ 3rd के, और ये आपका 4th का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये भी आपका 4th का एग्जाम्पल है, ये आपका 3rd का एग्जाम्पल है। मैंने पिक्चर एक साथ लगा दी। अब हम बात करते हैं बिल्कुल जिन्हें किल करने पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गवर्नमेंट साइड से, आपका शेड्यूल 5th। देखिए, शेड्यूल 5th के जो एनिमल्स हैं उन्हें जनरल वे में बोलते हैं बर्मिन। क्या होते हैं बर्मिन? दोज एनिमल विच कैन बी किल्ड, नो पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट बिकॉज दे क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स टू आवर लाइफ्स, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक लाइफ। फॉर एग्जाम्पल क्रो, रैट्स, फ्लाइंग फॉक्स, ये सब इसमें आती हैं। अब फ्लाइंग फॉक्स की बात करें तो इसमें फ्रूट बैट जो आता है, जिसने आपने सुना होगा निम्फा वायरस जिसकी वजह से हुआ था, और ये मतलब जो हमारा वो होता है, जी गलत लिखा हुआ पोल्यूशन नहीं होगा, ये पॉलिनेशन होगा, ठीक है। पॉलिनेशन में हेल्प भी करती है, मगर उन्हें फिर भी हम किल कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली गवर्नमेंट साइड ना। ये रूल है हमारा इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको कोई आपके ऊपर पेनाल्टीज लगाएगा ना, कोई मॉनेटरी फंड जो है आपको फाइन आपके ऊपर इम्पोज करेगा, क्योंकि ये एनिमल जो है बर्मिन कहलाते हैं शेड्यूल 5 के, और इन्हें हमारे लिए प्रॉब्लम माना गया है, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें अलाउ करती है, इन्हें किल कर सकते हो। देयर आर नो एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी फाइन एंड इम्प्रिजमेंट आपके ऊपर इम्पोज करा जाएगा। अच्छा, बर्मिन के बारे में थोड़ा सा और देख लें। बर्मिन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बर्मिन इज एनी एनिमल विच कैन बी इंक्लूड इन दिस कैटेगरी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जैसे कोई एनिमल, जैसे मैंने बताया नहीं कि नीलगाय नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर भी रहे तब भी वो बर्मिन नहीं, इसे मार दिया तो आपकी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की मॉनेटरी फाइन एंड पेनल्टीज आप पे लगाएगी। बट यही एनिमल आपने बिहार के जो हमारा स्टेट है, वहाँ पर अगर आपने किल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने सिफारिश किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई ये एनिमल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, इसे आप बर्मिन में डिक्लेयर कर दो। बर्मिन की लिस्ट में पहुंचा दिया उन्होंने, और बर्मिन जब हो गया तो उसे आप किल कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? मगर ये नॉर्थ अपना उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, हरियाणा को तो स्टेट एनिमल है ये, मगर बिहार में इसे किलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी आपके लिए। तो कहने का मतलब ये, जो बर्मिन की कैटेगरी में किसी एनिमल को लाना है तो ये राइट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है किसी एनिमल को बर्मिन डिक्लेयर कर दे। बट हाँ, वो सिफारिश कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसे बर्मिन की लिस्ट में ऐड कर दिया जाए, इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। उसकी रीजन गवर्नमेंट को पूरी क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी एनिमल को बर्मिन डिक्लेयर करवाने के लिए सिफारिश कर सकती है बस। मगर जो राइट है कि किस एनिमल को किस कैटेगरी में रखना है, तो वो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ध्यान रखना है। अभी बहुत सारे ऐसे एनिमल बताऊँगा जो नॉर्मली तो इन 1 से 4 में आते हैं जो शेड्यूल्स हैं, बट कुछ स्टेट में स्पेसिफिकली उन्हें बर्मिन में कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ रिसेंट देखिए मैं बता रहा हूँ एडिशन हुए बर्मिन लिस्ट में बाय डिफरेंट स्टेट्स रिकमेंडेशंस, ठीक है। जैसे कि मंकी इधर इंडिया में, आप नॉर्थ इंडिया में कुछ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बट हिमाचल प्रदेश में मंकी को बर्मिन वहाँ पे से किल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ के जो एप्पल कल्टीवेशन है, जो उसके जो बगीचे होते हैं उसमें बहुत नुकसान कर रहा है। इस तरीके की नीलगाय को बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर फील्ड में प्रॉब्लम करने की वजह से इसे बर्मिन डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट ने नहीं करा, सिफारिश करके सेंट्रल गवर्नमेंट से करवाया है। इस तरीके से वाइल्ड बोर जो है उत्तराखंड के जो स्टेट में है, वहाँ पे इसे बर्मिन डिक्लेयर कर दिया। देख लीजिए, ये होता है आपका वाइल्ड। इसका आपने पिक्चर नहीं देखा था, बाकी तो आप देखे हुए हैं। ये जो वाइल्ड बोर है इस तरीके का होता है।
अब हम बात करते हैं लास्ट शेड्यूल की, जो शेड्यूल 6 है। देखिए इसमें मैंने बोला था ना कि पहले जब ये एक्ट बना था तो इसमें प्लांट की बात बिल्कुल नहीं करी गई थी, मगर इसमें आज प्लांट की बात करी गई है और शेड्यूल 6 में, ठीक है। और किसकी बात करी गई? इट रिलेटिंग टू प्लांट कल्टीवेशन नॉट टू प्रोडक्शन। ध्यान रखना, ये प्रोडक्शन अभी तक सबको प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा था, मगर यहाँ पे कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहा है। मतलब कल्टीवेशन क्या? प्रोडक्शन मतलब रोकना है, बढ़ाना नहीं, रोकने की बात। इट रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ प्लांट्स कल्टीवेशन, कुछ प्लांट के कल्टीवेशन को भी मना कर रहा है, कलेक्शन को मना कर रहा है, उनके व्यापारी को मना कर रहा है, ट्रेड को मना कर रहा है और उनके स्टोरेज को मना कर रहा है। जैसे वो कौन से प्लांट हैं? पिक्चर प्लांट, आपने देखा घड़ा का जो प्लांट होता है ना, पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट, जो अपने नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालय स्टेट है, स्पेशली खासी हिल्स की जो पहाड़ी है वहाँ पे पाए जाते हैं, कि इन्हें मतलब पूरे इंडिया में इन्हें मत इनकी कल्टीवेशन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद कुछ आर्किड्स हैं, आर्किड काफ़ी हमने सुना होगा, अच्छे होते हैं, ऑर्नामेंटल्स होते हैं, हम अपने रिचुअल्स जो हमारे कस्टम्स होते हैं उस टाइम इनका यूज़ करते हैं अपने घर को सजावट करने में। बट कुछ आर्किड की स्पीसीज प्रॉब्लम्स करती है, ये ध्यान रखना है। सब नहीं, कुछ सर्टेन स्पीसीज ऑफ आर्किड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्ट है हमारा WPH हम बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत उसके प्रोविजन में इसे मना करा गया है। उसका एक स्पीसीज होती है लेडी स्लीपर ऑर्किड्स, उसके कल्टिवेशन को रोका गया है। इसके बाद ब्लू बंडा, देखिए ब्लू पांडा नहीं, जब ब्लू पांडा, रेड पांडा, वेट पांडा वो तो एनिमल्स हैं। यहाँ पे हम बात करें ब्लू बंडा एंड रेड बंडा, ये एनिमल प्लांट्स होते हैं जिन्हें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इनके कल्टीवेशन को रोका गया इस रूल के तहत। देखिए इनकी पिक्चर मैंने लगाए, इस तरह के प्लांट होते हैं ये, रेड बंडा, ब्लू बंडा, ठीक है, और ये पिक्चर प्लांट, इनकी कल्टीवेशन को इंडिया में रोका गया है। अब हम बात करते हैं कि इस रूल के अंदर, इस एक्ट के अंतर्गत कुछ 4 इम्पॉर्टेंट स्टेचुरी बॉडी हैं इंडिया में जिन्हें पावर प्रोवाइड करेगी। वो कौन सी बॉडीज़ हैं? तो वो हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसे हमने IBWL भी बोलते हैं, इससे पहले हमने इस पर कंप्लीट लेक्चर बनाया है। दूसरा है सेंट्रल जू अथॉरिटी, और थर्ड है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, एंड फोर्थ वन NTCA। ऑलरेडी हम पूरा लेक्चर बना चुके हैं इस पर, ठीक है। तो ये 2 जो हैं पूरे लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी हैं, और आपका CGA और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये 4 बॉडी हैं जो कहना चाहिए कि WPA जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंतर्गत पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के फील्ड में डेडिकेट है टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ फना एंड फ्लोरा बोथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए बताना चाह रहे हैं कि कोई बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंतर्गत नहीं आता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 5 प्रोटेक्टेड एरियाज टाइप डेजिग्नेटेड अंडर WPA 1972। देखिए कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ये जो हैं प्रोटेक्शन लेते हैं अंडर दिस रूल। बट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द मैप 1971। पहले 3 बार बता चुका हूँ इस लेक्चर में, आप लोगों को ध्यान रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1972 जो कि यूनेस्को का इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसके बाद एक नोट देखें, द वाइल्ड एनिमल विच आर गिवन इन स्टेटस बिग गेम, स्मॉल गेम एंड बर्मिन आर लिस्टेड इन 3rd, 4th एंड 5th। इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। देखिए बिग गेम एनिमल जो हैं आपके 3rd में, स्मॉल गेम आप 4th में, और बर्मिन आपके 5th में रखे गए। और 6th में क्या है आपका? प्लांट्स की बात करी गई है, और फर्स्ट में जो ब्रांड ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, वो एनिमल्स रखे गए हैं। जो बिग गेम, स्मॉल गेम और बर्मिन है वो 3rd, 4th एंड 5th में है। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 5th में आपको पता ही है ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सॉरी ये 5th, हाँ 5th में दोबारा कह सकते हैं। 5th में तो प्लांट तो एनिमल तो रखे गए हैं, इसके अलावा उनकी वाइल्ड ट्रेड, और जो होता नहीं है कि उनके बारे में पहले जो खेल कूद होते हैं ट्रॉफीज प्रोवाइड करी जाती थी, कि लायन की ट्रॉफी, उसकी स्किन प्रोवाइड करी, वो सब उन पर रोक लगाया गया है। इसमें स्पेशल करा गया है चैप्टर की बात करें, शेड्यूल की बात नहीं करें। चैप्टर तो हो गए आपके 5 तो बता दिए कि 5 में बर्मिन है, 4 में स्मॉल गेम एनिमल्स हैं, और 3rd में बिग गेम एनिमल्स हैं, ठीक है। चैप्टर जो हमने बताया 7, हमने किसी के बारे में कोई मेंशनिंग नहीं करा है कि चैप्टर में क्या चीज़ रखी गई, मगर एक चैप्टर की हम बात करते हैं, चैप्टर 5th की। चैप्टर 5th जो है इस एक्ट का डील ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स प्रोडक्ट एंड ट्रॉफीज, laying down regulation governing the declaration of stocks, preparation of inventories, issues of certificate, ownership, regulation transfer of animals from one state to another, from one owner to another, issues of licensing for conducting trade, maintenance and inspection of records and necessary limitations and जो पेनल मेजर्स हैं वो इसमें बात करेगी। हमने किसी भी चैप्टर की बात नहीं करी, केवल चैप्टर 5th में ही बात करी गई है, ठीक है।
अब हम बताएं इसके कुछ अमेंडमेंट कब कब हुए हैं। 3 बार अमेंडमेंट हुआ। जो लास्ट अमेंडमेंट है वो 2003 का है, सबसे पहला 1981 में हुआ था, फिर 1990 में हुआ है, ठीक है, और उसके बाद 2003 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ है। और वो अमेंडमेंट किसकी उसमें होता है तो देखिए उस पर थोड़ा देख लेते हैं। अमेंडमेंट आर मेड मेनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी सेटअप बाय इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। वो कमेटी सेट करता है, वो फिर रिव्यू करते हैं उसके शेड्यूल्स को, कुछ प्रॉब्लम लगती है तो उसे वो इंक्लूड करते हैं, कुछ को एक्सक्लूड कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है जो रिकमेंडेशन जो मिलती है वो IWBL से है, ठीक है, IBWL से, उसकी एक्सपर्ट कमेटी वो सिलेक्ट करता है, वो उसे रिव्यू करते हैं और अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कब हुआ था 80 में और लास्ट हुआ है 2003 में। तो इस तरीके से जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे देखिए हमने आपको DPSP के बाद बता दिए कि 48, फिर हमने आपको बता दिया फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, और जो अपना प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 ये अगस्त 1972 में वो हुआ था और सितंबर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 252 है 252 उसके तहत, उसके प्रोविज़न के तहत इस लॉ को बनाया गया था, ठीक है। और इसमें आपके 6 शेड्यूल 7 चैप्टर 66 सेक्शन को रखा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे अहम जो डिस्कशन का टॉपिक है वो शेड्यूल्स, 6 शेड्यूल्स में किस एनिमल को रखा गया, क्या उन्हें किल करने पेनल्टीज और कौन से एनिमल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन शेड्यूल्स में जो एनिमल्स रखे गए हैं उन्हें आप लिस्टिंग कर लें। और इसके लिए मैंने इस लेक्चर के लास्ट में बहुत सारा डिटेल्स दिया है, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। और कुछ एनिमल्स हम फिर से बात करते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं। एनिमल आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है। एनिमल आर्टिकल क्या है देखिए, इट रिफर्स टू एनी ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स वेयर इन होल बॉडी या उसका कुछ बॉडी पार्ट हैज़ बीन यूज, दिस डज नॉट इंक्लूड बर्मिन। इसमें बर्मिन नहीं है, देखिए इन्हें मना किया गया है कि एनिमल आर्टिकल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। एनिमल आर्टिकल की बात जो है वो निगेटिव में कही गई है कि निगेटिव मतलब हम लोग पॉजिटिव में कि एनिमल आर्टिकल आप यूज़ नहीं कर सकते। किसी प्लांट की जैसे उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें एज ए ट्रॉफी, एज ए एनिमल आर्टिकल अपने घर में आप डेकोरेट कर लें अपनी शान शौकत के लिए, इट इज़ कम्प्लीटली मना किया गया इस रूट में। बट बर्मिन का कर सकते हैं, मतलब जो 5th कैटेगरी के एनिमल आ सकते हैं उनकी आप एनिमल आर्टिकल बना सकते हैं, जैसे कि दिस डज नॉट इंक्लूड बर्मिन वाइल्ड एनिमल्स दैट आर हार्मफुल टू क्रॉप्स, ठीक है। बता चुका हूँ कई बार आपको, बर्मिन की आपकी ये जो है एनिमल आर्टिकल आप बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। बट 1 से 4 तक, क्योंकि बर्मिन आता है 5th शेड्यूल में, 1 से 4 तक जो है, 1 से 4 तक जो शेड्यूल्स हैं उनमें आप किसी एनिमल को एनिमल आर्टिकल की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। सिंपली इसका कहने का मतलब ये है। कैप्टिव एनिमल इसने डिफाइन किया है क्या, एनिमल विच इज केप्ट आर ब्रीड इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब पूरी तरीके से जो कंट्रोल कंडीशन होती है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में वहाँ पे कोई एनिमल रखा गया तो उसे कैप्टिव एनिमल बोलते हैं। और उसके शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में इसका मतलब मेंशनिंग है, कैप्टिव एनिमल भी इसमें आता है। अच्छा, सेक्शन की बात कर लें, जो 66 सेक्शन है, कुछ अहम मतलब पॉइंट्स पे हमने बात करी, जैसे कि नेशनल पार्क की जो प्रोविजंस है कि उसे बनाना, उसकी प्रोडक्शन प्रोवाइड करना, वो सेक्शन 25 में। इसी तरीके से रिकॉग्नाइज जू की बात करी गई सेक्शन 38 में, सेंचुरी की बात करी गई सेक्शन 26 में। 2 चीज़ें और आपको बताना चाह रहा हूँ, टैक्सिडर्मी एक टर्म इसमें आएगा और दूसरा अनक्योर्ड ट्रॉफी, ठीक है। तो देखिए टैक्सिडर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्वेशन द डेड एनिमल्स ओनली एंड एनी बॉडी पार्ट पार्शली एंड होली। देखना है आपको, केवल इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो एग्जामिनर करता है लिविंग एंड डेड में जो टैक्सिडर्मी प्रोसेस है उसमें क्या करा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है डेड एनिमल्स को या उसके किसी बॉडी पार्ट्स को कंप्लीटली या आंशिक रूप से, पार्शली या होली, इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉफीज, स्किन, रग्स, स्पेसिमेंस इन माउंटेड फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ टैक्सिडर्मी। बस इतना ध्यान रखना है आपको, टैक्सिडर्मी में डेड एनिमल्स के पूरे एनिमल्स को या उसके किसी बॉडी पार्ट्स को पूरी तरीके से या आंशिक रूप से प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। ये हो गया टैक्सिडर्मी। उसके बाद अनक्योर्ड ट्रॉफी की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रिफर्स टू ट्रॉफीज विच हैव बीन माउंटेड बॉडी पार्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर वाइल्ड, की जो पूरी बॉडी हो सकती है, इंक्लूड उसके फ्लैशी किल्ड एनिमल्स, मास्क्स, अदर एनिमल प्रोडक्ट्स विच हैज़ नॉट अंडरगोन टैक्सिडर्मी प्रोसेस, ठीक है। वो अनक्योर्ड ट्रॉफी में आएंगे जो टैक्सिडर्मी प्रोसेस में यूज़ नहीं कर सकते, उनके थ्रू हम उन्हें मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें बॉडी पार्ट भी हो सकता है, कंप्लीट एनिमल भी हो सकता है। इसके बाद फिर भाई लौट फिर के शेड्यूल की बात करेगी। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं इतना डिस्क्राइब आपको नहीं कर सकता, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स के नाम बताया जो नॉर्मली एग्जाम में पूछे ही गए, वही क्वेश्चन से उठाए थे कि शेड्यूल 1 में कौन से एनिमल है, शेड्यूल 2 में कौन से एनिमल है, शेड्यूल 3rd में कौन है, 4th में कौन है और 5th में कौन से हैं। 6 में तो प्लांट रखे गए हैं, तो 5th तक के जो एनिमल्स हैं उनका।
और 5th में वर्मिन रखे गए हैं, उन्हें किल कर सकते, जैसे कौवा होता है आपका, ठीक है। हम वर्मिन की थोड़ा सा आपको बात बता देते हैं, क्योंकि वर्मिन थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। देखिए रैट, कॉमन क्रो, माइस, फ्रूट बैट एंड जैकाल बैट्स, ये सब जो है वर्मिन, इन्हें किल कर सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं, कोई फाइन नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। शेड्यूल 6 में आपको कल्टीवेशन ऑफ प्लांट की बात करी गई, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट की बात कही गई मगर करने की नहीं, रोकने की, कि इन प्लांट का आप कल्टीवेशन नहीं करेंगे। वो कौन से प्लांट आ रहे हैं देखिए, रेड वंडा, ब्लू वंडा, कुट, बेडोमिस साइकेट्स। बेडोमिस साइकेट देखिए, साइकेट्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स होती हैं, और साइकेट्स दो तरीके के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइकेट्स होते हैं कोनिफर्स और साइकेट्स, ठीक है। उसमें एक होते हैं बेडोमाइस साइकस, जो आज के टाइम में इंडेंजर्ड है, मतलब वो हल्के हल्के खत्म हो रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक एरिया है आंध्र प्रदेश की, कुछ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे वो पाया जाता है, ठीक है। तो वो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उसे पूरे इंडिया में ग्रो करने को मना किया गया। ऑर्किड्स में लेडी स्लीपर ऑर्किड्स, पिक्चर प्लांट, कैनाबिस, आप सुना होगा, भांग जो होती है ना, नशे, और धतूरा, ब्लैक हल्दी, वाइल्ड लेथेरिस, और कुछ हाई एल्टीट्यूड पाए जाने वाले प्लांट, उन्हें ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरी जगह ग्रो कर सकते हैं तो उनकी जो क्वालिटी होती है, जो उनकी एफिकेसी होती है, प्रोडक्टिविटी, जो उनके प्रोडक्ट, उनके अंदर जो एसेंशियल केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, उनकी जो एफिकेसी होती है वो खत्म हो जाती है। वो केवल हाई एल्टीट्यूड पर पाए जा रहे हो तो वहीं उन्हें ग्रो करा जाए, दूसरे इंडिया के किसी पार्ट में ग्रो करे जा रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी खत्म हो जाती है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स और प्लांट्स और होते हैं जिन्हें अपनी इंटरमिक्सिंग जेनेटिक ट्रेट की वजह से उनका जो जर्म प्लाज्म होते हैं, जिनकी क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए उन्हें ग्रो नहीं करा जाता। तो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स हैं, इन्हें, इनके बारे में बस बात करी गई है कि इन्हें आप दूसरी जगह पे ग्रो नहीं कर सकते या इंडिया में ग्रो नहीं कर सकते। देखिए शेड्यूल 4 में भी एनिमल्स हैं, शेड्यूल 3 में भी एनिमल है, शेड्यूल 1, 2 में भी, 2 में आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 है, और शेड्यूल 1 में। ये आप सब इनको एक बार पढ़ लें अच्छे से कि कौन कौन से एनिमल किस शेड्यूल में। इसके बाद एक लास्ट जो स्टेटमेंट है वो और बता देता हूँ, बस ध्यान रखें, बाई चांस एग्जाम में पूछा गया है कि हर, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए इस हमने लेक्चर में, हमने एक्ट की बात करी है, तो इसमें ऐसा भी होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो एक बिजनेस कर रहा था, जो हाथी के दांत होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो एनिमल बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो ऑलरेडी बिजनेस उसकी चल रही थी आराम से, उसकी जो जीविका जैसे बोलना चाहिए वो चल रही थी। बाद में क्या हुआ, ये एक्ट आ गया, इस एक्ट के तहत उन चीज़ों की बिक्री पर रोक लगा दी गई और उसका बिजनेस ठप हो गया, जिसका नाम था राजेश कुमार, वो राजेंद्र कुमार। वो कोर्ट जाता है और कोर्ट में एक केस फाइल होता है, राजेश कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है फिर उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसमें, ठीक है, तो उसे ध्यान रखना है आपको। तो एक राजेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है वो इसी एक्ट से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इतना ही बात ध्यान रखें, ठीक है। वो किसका बिजनेस करते थे, कारवार इबोरी का। इबोरी क्या बताया था हम, टस्कर जो होते हैं, दांत जो होते हैं हाथी, उनका बिजनेस करता था। बाद में इस एक्ट आने के बाद 72 से पहले वो बिजनेस करता था, लाइसेंस था उसके पास, आराम से चलता था, मगर जब एक्ट आया तो उसका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया। कहने का मतलब उसकी जो जीवन का सहारा था वो खत्म हो गया। तो वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में उसे कहता है कि भाई मेरा ये बिजनेस हो गया, मेरे पास तो लाइसेंस है। कोर्ट उसे क्या प्रोविजन देता है कि क्या करना है तुम्हें, ठीक है। तो हमें इतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हमें केवल इतना बात है, उसने इस पर ये भी कहा था कि मेरे राइट ऑफ फ्रीडम को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है ये रूल, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी बात सुनी गई, ठीक है। तो राजेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो एक्ट है उसे आप ध्यान रखें कि इस एक्ट का संबंध आपके इसी एक्ट से है, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो आज हमने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।